जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और वहां प्रॉपर्टी प्राइसेस लगभग 2005 के लेवल पर गिर चुके हैं। सोचिए, एक ऐसा सेक्टर जो चाइना की जीडीपी का 25 से 30% तक कंट्रीब्यूट करता था, आज वही स्लो डाउन, ओवर सप्लाई और डेट क्राइसिस का सिंबल बन गया है। डेवलपर्स जो है वो डिफॉल्ट कर रहे हैं और जो कोस्ट सिटीज है वो ऐसे की ऐसी खड़ी हुई नजर आ रही है, और घर की जो कीमत है जो कभी बढ़ा करती थी अब वो गिरती हुई नजर आ रही है। और ये सिर्फ चाइना की कहानी नहीं है, ये ग्लोबल वार्निंग सिग्नल बन चुका है। और इनफैक्ट ये हो सकता है एक बड़ा ग्लोबल वार्निंग साइन, क्योंकि रियल एस्टेट सिर्फ घर की नहीं होती, बल्कि ये बैंकिंग सिस्टम, जॉब्स, कंजम्पशन और पूरी इकोनॉमी का बैकबोन होती है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, जो हाल चाइना में है क्या उसका जो असर है वो ग्लोबली नजर आ सकता है, क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है। इसको समझने की कोशिश करेंगे और इससे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है रमेश जी। मुझे बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। महेश जी, क्या चाइना का जो प्रॉपर्टी क्रैश है वो एक आइसोलेटेड केस है या फिर ग्लोबल रियल एस्टेट जो है एक बबल सिग्नल हम इसको माने? देखिए अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि चाइना की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, उसकी वैल्यू है $20 ट्रिलियन। चाइना का जो प्रॉपर्टी मार्केट है, इट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड $60 ट्रिलियन। और चाइना के अंदर अभी बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ने एक वो सेक्टर इंडेक्स निकालते हैं चाइना के रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि 2005 के जो प्राइसेस हैं वो प्राइसेस अभी आ चुके हैं। और जिसका मतलब ये है कि एक तरह से 2021 के बाद चाइना के अंदर कंटिन्यूसली रियल एस्टेट की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। और 5 साल के अंदर उन्होंने अपने प्रॉपर्टी का $18 ट्रिलियन, जो उनकी 60 ट्रिलियन में से $18 ट्रिलियन जो है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन वाइप आउट हो चुका है। देखिए, जो प्रॉपर्टी सेक्टर वंस वाज कंसीडर्ड चाइना का ग्रोथ इंजन, 25 टू 30% जो चाइनीज इकोनॉमी है वो डिपेंड होती थी एक तरह से वहां के प्रॉपर्टी सेक्टर के मार्केट पे। और आज ऐसा हो रहा है कि कंटिन्यूसली 33 टू 34 मंथ्स हर महीने वहां पर दाम गिरते जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स जो हैं कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि चाइना के अंदर आज एक तरह से स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ चुका है। वहां पर जो इनकम है वो देखिए, प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत ज्यादा इनकम के वहां पर। चाइना के पास मैसिव गोस्ट सिटीज है, मतलब आप सोचिए 51 गोस्ट सिटीज है। एक गोस्ट सिटी की जो वैल्यू है वो अराउंड $100 बिलियन है। अमर जी, आपको याद होगा कि एवरग्रांड का क्राइसिस आया था 3-4 साल पहले। एवरग्रांड ने अपना जो ओवरसीज डेप्थ है $300 बिलियन का, वो उसने वो वहां पर डिफॉल्ट कर दिया है। इवन कंट्री एशिया है, फिर बाद में वहां पर फैंटेशिया होल्डिंग्स है और वांके ग्रुप, इन्होंने ये वहां के सबसे बड़े डेवलपर्स हैं। ये भी प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। पहले तो क्या होता था कि लोग 10 से 20% वहां पे अमाउंट देना पड़ता है डाउन पेमेंट, वो उन्होंने वहां पर भर दिया है। पर प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होने के कारण लोग उसकी भी ईएमआई दे रहे हैं। और अब लोग ईएमआई देना भी बंद कर दिए हैं, जिसके कारण वहां पर बैंकिंग और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वहां पर बताया जाता है कि जो रियल स्टेट की जो इन्वेंट्री है, मतलब समझ लीजिए 8 करोड़ घर वहां पर अभी भी खाली है। सोचिए 8 करोड़, और वहां पर जो प्रॉपर्टी प्राइसेस है कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग सिग्नल है, क्योंकि चाइना के अंदर ओनिंग अ रियल स्टेट इज कंसिडर्ड वाज कंसिडर्ड एज स्टेटस सिंबल। लोगों ने अपनी जो सेविंग्स है वो उन्होंने इसके अंदर लगा दी है। सो इट इज जस्ट नॉट द डिक्लाइन ऑफ रियल स्टेट मार्केट, इट इज अ डिक्लाइन फॉर द नेट वेल्थ ऑफ मेनी चाइनीज सिटीजन्स। और प्रॉपर्टी सेक्टर का जो अभी जो इफेक्ट है वो हम देखने में आ रहा है। वहां पर एक तरह से स्ट्रक्चरल डिक्लाइन हो रहा है, कमर्शियल बैंक्स को भी प्रॉब्लम आ रहा है। गवर्नमेंट जो है, बैंक्स अभी ऐसा हो रहा है कि वो नए प्रॉपर्टी के ऊपर रियल स्टेट लोन दे भी नहीं रहे।
तो ये वहां पर कोलैप्स की जैसे स्थिति आ चुकी है। और अच्छा उमेश जी, एक बात बताइए कि भारत की अगर हम बात करें, मतलब हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, यहाँ पर भी मतलब इतना डेवलपमेंट हो रहा है और पूरे ही भारत में हो रहा है। अब हम और भी सिटीज में चाहे मतलब मेट्रोज को छोड़कर और भी आप सिटीज में जाए, हर तरफ हम पूरा ये हाउसिंग और मार्केट जो है पूरा ओवर सप्लाई हमें नजर आ रहा है। तो जो राइजिंग प्राइसेस और जो स्पेक्युलेटिव डिमांड है, उसके सेम फेज में क्या भारत भी एंटर कर रहा है? देखिए, भारत के अंदर दो तरीके के मार्केट्स यहाँ पर उभर रहे हैं। एक तो है कि लग्जूरियस मार्केट्स, जैसे आप देख लीजिए जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बताए जाते हैं गुड़गांव में जो 200 करोड़ में बिकते हैं, आज वो एक तरह से वो बैरियर्स क्रिएट किया जा रहा है, एक एक्सक्लूसिविटी मैंने क्रिएट। उमेश आपकी बात बीच में कट रही है, मैंने अपने कजन को बताया कि गुड़गांव में सिर्फ अपार्टमेंट 200-250 करोड़ का मिलता है, तो दे डोंट बिलीव मी कि ऐसा पॉसिबल है। बोले ऐसे नहीं, कैसे हो सकता है? वो डेफिनेटली Nobody है। believes. और वहां पर देखिए एक एक्सक्लूसिविटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से रियल स्टेट प्रॉपर्टी के अंदर बूम क्रिएट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैसिव स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जो सिटीज बन रहे हैं, वहां पर गुड़गांव और नोएडा के अंदर तो पानी के प्रॉब्लम भी आ चुका है। वहां पर आप बता रहे हैं कि बहुत बहुत मैसिव और फीट के। उमेश जी, ना सिर्फ पानी बल्कि यहाँ पर आए दिन गाजियाबाद हुआ, नोएडा हुआ, जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती है उसमें आग भी लगती है। एक एक अपार्टमेंट में आग लगती है तो पूरा पूरी जो बिल्डिंग है वो चपेट में आ जाती है। साथ साथ लिफ्ट के हादसे होते रहते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी जो रिस्क है वो साथ में इन्वॉल्व है। देखिए, मैंने तो यहां तक सुना है कि 170 फ्लैट्स रहते हैं एक ब्लॉक के अंदर, उसमें 2 लिफ्ट चलती है और 2 लिफ्ट में से भी एक लिफ्ट चलती नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हाँ है। नहीं, और बिल्कुल एक बिल्कुल। तरह से मैसिव टिकट प्राइस है। एक एक जो अपार्टमेंट है वो 2 या 3 करोड़ के आते हैं। तो आप ये देखिए कि आज के अंदर जो हमारे जो लोग आईटी लोग के अंदर और दूसरे सेक्टर्स में जो इन अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं और वो 2 से 3 करोड़ का जो लोन लेके वो कर रहे हैं, इंडिया भी एक तरह से घुस चुका है। पर सबसे बड़ी बात है ये जो तादाद है फिर भी मैनेजेबल है। भारत के अंदर अभी अनसोल्ड इन्वेंट्री जो है वो 15 से 16 महीने के अंदर आप उसको बेच सकते हैं। ये अभी भी एक तरह से मैनेजेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर रेरा जैसी इंस्टीट्यूट्स बना के रखा है जो मॉनिटर करते हैं रियल स्टेट डेवलपमेंट्स को। बहुत सारे यहाँ पर स्पेक्यूलेटिव जो रियल स्टेट सेक्टर में स्पेक्यूलेटिव प्राइसेस जो बढ़ते हैं उसको भी कंट्रोल करने के लिए सरकार बहुत सारी कोशिशें कर रही है, जिसके कारण भारत अभी उस फेज में नहीं आया है, पर भारत उस फेज में एंटर कर रहा है क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। फिर भी आप देखिए प्रॉपर्टी की डिमांड्स भी बढ़ती जा रही है। बट जो रेड फ्लैग इन्वेस्टमेंट्स है, जो मेट्रोस के अंदर जो फ्लैट्स जो बिक रहे हैं और जिसके कारण कोविड के बाद जो प्राइसेस है 3 से 4 गुना बढ़ चुके हैं, अब वहां पर करेक्शन जैसी स्थिति आ गई है। बहुत जगह जो है प्राइसेस नीचे जाने के फिराक में है। अंबर जी, अच्छा सबसे उमेश जी, आपसे मैं इस चीज से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, भारत की मार्केट से जुड़ा है। क्या जो भारतीय बैंक और जो एनबीएफसीज है वो रियल एस्टेट एक्सपोजर जो है वो, मतलब अगर ऐसा होता है उसको हैंडल कर पाएंगे अगर कोई स्लो डाउन या कुछ ऐसा आता है तो? अभी तक तो मैनेजेबल है। अभी जितनी हम्म। भी चीजें हैं वो मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के टफ लेंडिंग नॉर्म्स भी हो रहे हैं। और आप ये भी देखिए कि भारत में अभी भी जो अर्थव्यवस्था है वो इट इज अ बूमिंग इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी 20 ट्रिलियन की जरूर है, वहां पर ग्रोथ रेट जो 6% होती थी वो 4.2 4.3 तक गिर चुकी है। भारत अभी भी अपनी जो ग्रोथ रेट है वो मेंटेन कर पा रहा है। हमारा जीएसटी कलेक्शन देख लीजिए, वो 2.4 लाख करोड़ आया था फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। यहाँ पे कंजम्पशन डिमांड भी है, फिर भी भारत 6 to 6.5% कैसे भी ग्रो करेगा विदाउट इवन इफ देयर इज अ ग्लोबल क्राइसिस। फर्क वहां हम्म। पर है। चाइना के अंदर वहां पर आर्टिफिशियली पम्प्ड अप डिमांड हुआ था। वहां पर प्रॉपर्टी होल्ड करना एक तरह से वहां के कल्चर में है। और चाइना के अंदर लोगों ने, फैमिलीज ने अपनी वेल्थ जो है वो प्रॉपर्टी सेक्टर में लगा चुके हैं। आप सोचिए 33 to 34 मंथ्स कंटिन्यूसली प्रॉपर्टी के दाम गिर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी के दाम बहुत जगह 70 65 70% करेक्शन हो चुका है। तो ये मंबर जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चाइना के अंदर। और चाइना के अंदर वहां पर जो हाउस होल्ड हैं
वो अभी डायर स्टेट्स में, वहां पर सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। वहां पर जो लोग बताते हैं कि कंजम्पशन डिमांड जो है वो कम होता जा रहा है। बैंक्स, कम से कम 500 बैंक्स जो है वो बंद हो चुके हैं। 9,000 ब्रांचेस ओवरनाइट शटडाउन हो चुके हैं। आप ये देखिए कि भारत की जो इकोनॉमी साइज कितनी है, $4 ट्रिलियन की है। चाइना का हाउसिंग मार्केट ही $60 ट्रिलियन का है। ये बहुत बड़ा एक तरह से अंतर है। और उस 60 ट्रिलियन में से 18 ट्रिलियन ऑलरेडी वाइप्ड आउट हो चुका है। और ये अभी तक थमा नहीं है, ये और भी नीचे जाएगा, मेरा ये मानना है। और 1-4 साल और अब जो डिक्लाइन आएगा वो रैपिड होगा, मैसिव होगा। और वहां पर एक ग्लोबल सिस्टमिक फाइनेंशियल कोलैप्स के थ्रू बढ़ रहे हैं। आपको मैंने बहुत बार बोला, चाइनीज सब प्राइम, जो चाइनीज सब प्राइम ब्लैक होल मैंने बोला था। जो 2008 का यूएस का जो सब प्राइम क्राइसिस आया था, उसकी टोटल वैल्यू थी $3.2 ट्रिलियन। यूएस की इकोनॉमी उस समय $15 ट्रिलियन की थी। तो ये जो डेब्ट आया था ना, तो अमेरिका ने अब्सॉर्ब कर लिया था। जो उस समय भी फैनी मा, फ्रेडी मैक और बहुत सारी संस्थाएं, लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हो चुकी थी। और जब चाइना का जब प्रॉपर्टी मार्केट जब कोलैप्स होगा, जिनको भी देखिए तब क्या होगा, आप सोचिए। चाइना की इकोनॉमी है $20 ट्रिलियन की, उनका प्रॉपर्टी मार्केट है 60 ट्रिलियन। 18 ट्रिलियन का उनका एक तरह से आप सोचिए प्रॉपर्टी मार्केट वाइप आउट हो चुका है। तो कितना बड़ा लॉस हुआ। और उस लॉस को कौन सहेगा? कोई ना कोई तो सहना पड़ेगा ना। आपने इतना सारा चीज बना दिया है, इतनी इन्वेंट्री बना दी है, इतना सिटीज बना के रखे, 51 गोस्ट सिटीज, और एक सिटी की वैल्यू है 100 बिलियन। तो आप सोचिए $5.1 ट्रिलियन की उनके पास गोस्ट सिटीज पड़ी है इन्वेंट्री में। और वर्ल्ड ओवर 8 करोड़ हाउसेस, 8 करोड़ हाउसेस, आप सोचिए ये एक मैसिव नंबर्स है। और चाइना के अंदर अनचेक्ड रियलिटी जो बूम आया था, उसके अंदर अब एक स्पेक्टेकुलर क्रैश हम देख रहे हैं पोस्ट कोविड। क्योंकि डिमांड जो है चाइना के अंदर प्रॉपर्टी की, वो धीरे धीरे कम हो रही है। रियलिज्म आ चुका है, लोग अभी प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हैं। और क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों के अंदर, चाइना के अंदर जो एक्सपैट पॉपुलेशन थी वो भी चाइना से मूव हो रही है। शंघाई के अंदर कम से कम 60 लाख लोगों ने अपनी जो सिटी से मूव आउट हो चुके हैं। जो शंघाई की पॉपुलेशन थी 3.6 करोड़ थी, वो अभी 3 करोड़ पहुंच चुकी है। ऐसे बहुत सारे सिटीज में हो रहा है। चाइना से जो कंपनीज है वो चाइना से भाग रही है, वो वियतनाम, मेक्सिको, इंडिया की तरफ आ रही है। ये जो रीलोकेशन हो रहा है उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, वहां पर सोशल फैब्रिक को एक तरह से खत्म हो चुके हैं। लोगों के पास जॉब्स नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट चल रहा है। लोग बीटेक की डिग्री, मतलब यूनिवर्सिटी डिग्री करके वो जोमेटो और स्विगी के जैसे डिलीवरी एजेंट्स के जैसे काम कर रहे हैं। ये चाइना का एक बहुत बड़ा एक तरह से आप समझ लीजिए, दिस इज द मोमेंट। चाइना को जो है एक वार्निंग है ग्लोबल सिस्टमिक फाइनेंशियल कोलैप्स की। ये मुझे लग रहा है लोग अभी भी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। पर आप ये देखिए कि जिस दिन ये शॉक आएगा, जिस दिन कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डिफॉल्ट करेगी, वर्ल्ड वाइड सिस्टमिक डिफॉल्ट आने वाला है। और ये जो बेलवेदर है, एक वार्निंग है। देखिए ये जो इंडेक्स है जो आपने बताया, वो इंडेक्स वो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट करता है। बीआईएस जो है ना, वो सेंट्रल बैंक का बैंक है। उसने देखिए, आप ये भी देख लीजिए 2006 के लेवल से भी नीचे आ चुका है। ये दिखाता है कि एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट या ग्लोबल सिस्टमिक कोलैप्स, फाइनेंशियल कोलैप्स की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। ये एक डायर वार्निंग है। उन्होंने एक्सप्लिसिटली नहीं बोला है, पर इंडिकेटर्स दे रहे हैं। ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स जो है बीआईएस ने निकाला है, और इसका डेटा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि वी आर इन फॉर अ फाइनेंशियल कोलैप्स। जी, लेकिन उमेश जी, अगर भारत और चाइना के जो कंपैरिजन की बात करते हैं, क्या मतलब जैसे ये सवाल उठता है बार बार कि क्या इंडिया नेक्स्ट चाइना बन सकता है हाउसिंग सेक्टर में, तो क्या ये कंपैरिजन बिल्कुल गलत है जो बार बार ये सवाल उठता है? देखिए या भारत, ऐसा मैंने हमेशा यही बोला है कि भारत ने अभी तक ग्रोथ में स्टार्ट ही किया है। तो भारत के लिए बहुत मेरे ख्याल से वी आर जस्ट नॉट जॉइन द रेस राइट नाउ।
बट इंडिकेशंस ऐसे हैं कि इंडिया के अंदर जो रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है पोस्ट 2021, वहां पर प्रॉपर्टी के प्राइसेस जो है कूल ऑफ होने चालू हो चुके हैं, भले ही वो नोएडा हो, गुड़गांव हो, बेंगलोर हो, जो टेक के ऊपर डिपेंडेंट है, वहां पर प्रॉपर्टी के प्राइसेस कूल ऑफ हो रहे हैं। पर आप देख लीजिए टायर 2, टायर 3 और एग्रीकल्चर लैंड जो है, लोग देखिए वर्क फ्रॉम होम वाला जो सिस्टम है वो चालू हो चुका है, कंपनीज भी इसको अडॉप्ट कर रही हैं, तो लोग सिटीज में नहीं रहना चाहते, वो अपने गांव में जाके रहेंगे, वो अपने टायर 2, टायर 3 सिटीज में रह रहे हैं। आप देखिए ओडिशा जैसा नेशन, ओडिशा जैसा स्टेट, आसाम जैसा स्टेट, वहां पर सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन आ रहा है। वाइजैक के अंदर रिलायंस जो है अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना रहा है, एयरटेल वहां पे अपना डेटा सेंटर बना रहा है गूगल के साथ। तो ये सब चीज बताता है कि भारत के अंदर अभी पोटेंशियल बहुत है, पर पोटेंशियल जो है टायर 1 सिटीज में नहीं है, टायर 2, टायर 3 सिटीज में है, जहां पर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। वाइजैक देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, आसाम देख लीजिए, यहाँ पर ग्रोथ सेक्टर है। अभी जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो जून 15 से चालू हो जाएगा, तो वहां पर भी एक लॉजिस्टिक्स हब बढ़ सकता है, वहां पर भी मैसिव डेवलपमेंट होगा। तो जो सेक्टर्स है, वो जो कोर्स जो सेक्टर्स है भारत के अंदर अपॉर्चुनिटीज अभी है, पर कुछ जगह पर कूल ऑफ चालू हो चुका है। चाइना जैसा प्रॉब्लम नहीं है, पर वहां पर आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा फ्यूचर में। चाइना तो एक अलग ही लेवल है। आप सोच लीजिए भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की है, वहां की प्रॉपर्टी की मार्केट की वैल्यूएशन 60 ट्रिलियन है, और 18 ट्रिलियन वो अभी तक गवा चुके हैं। ये अभी तक थमा नहीं है, ये आगे और थमेगा, और 50% उनका वो करेक्शन आएगा, मेरा ये मानना है। अभी तो 60 ट्रिलियन में से 18 ट्रिलियन गए, और 12 ट्रिलियन जाएगा ये नेक्स्ट 2-3 साल में। तो ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और उसके कारण ये जो मेल्टडाउन होगा, चाइनीज सब प्राइम क्राइसिस आएगा। जैसे हमने अमेरिकन सब प्राइम क्राइसिस देखा था $3.2 ट्रिलियन का, चाइना का सब प्राइम क्राइसिस विल बी 10 टाइम्स मोर देन द अमेरिकन सब प्राइम क्राइसिस, जो वो होगा $30 ट्रिलियन का होने वाला है, और उस जब ये हिट करेगा पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हिट करने वाला है। तो दोस्तों, चाइना की जो रियल एस्टेट बूम है एक टाइम पर अनस्टॉपेबल वो नजर आता था, आज वही सेक्टर जो है वो स्लो डाउन का सिंबल बन गया है। इंडिया की अगर हम सिचुएशन की बात करते हैं वो थोड़ा अलग है। डेमोग्राफिक जो हमें भारत को देखते हैं डेमोग्राफिकली, वो काफी स्ट्रांग यहाँ पर नजर आती है। डिमांड जो है वो रियल है, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो इम्प्रूव हुआ है। लेकिन इतिहास की हम बात करें, इतिहास से हमें काफी कुछ सीखने के लिए मिलता है। वो ये हमें सिखाता है कि जब एसेट प्राइसेस रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो करेक्शन इनएविटेबल हो जाता है। और सवाल यहाँ पर ये है कि इंडिया क्या इस तरह से जैसे चाइना में हालात है वैसा कि हालात क्या भारत में हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत उस चीज के लिए तैयार है, और अगर ग्लोबल इस तरह का डोमेस्टिक स्लो डाउन या कुछ शॉक आता है तो रियल एस्टेट क्या क्या होगा? क्या ये एक सपना रहेगा, या फिर हम कहें कि कहीं पर कोई अगर प्लानिंग गलत हो, या फिर वो सपना रिस्क बन जाए, या क्या हो जाए? मतलब ये कई सारे बड़े सवाल है, क्योंकि ये बहुत एक इमोशनल कॉर्ड भी इससे जुड़े होते हैं, लोगों का घर संसार एवरीथिंग, जो कहीं भी आप चले जाए। और आपको क्या लगता है इस पर कि भारत से या वार्निंग साइन जो है वो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर चाइना के साथ जो कंपैरिजन है वो बिल्कुल गलत है? अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय जय सिया राम। जय सिया राम।